फोन ही लेते थे तुम लोग। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों साथ हो, शुरू कर सकते हैं। रोशनाई मोहम्मद। ओके। अच्छा जी सर, शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं भी ली तो उसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑफिशियली हम कोर्स आज से ही शुरू कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा क्या था? पिछली क्लास में हमने बेसिकली स्ट्रेटजी डिस्कस की थी कि हम कैसे लेके चलेंगे। ग्रिड डिस्कस की थी हमने। हमने कहा था कि भाई हमें स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। सही, हार्ड वर्क तो करना ही करना है, लेकिन खाली हार्ड वर्क पास नहीं कराता। ठीक है। तो सर आज से हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर। हमने ग्रिड डिस्कस की थी, उसमें 12 चैप्टर्स थे। ठीक है। हमने सीक्वेंस भी डिस्कस कर लिया था कि चैप्टर 1 2 फिर शेयर कैपिटल प्रोस्पेक्टस हम पढ़ेंगे। सही है। तो चैप्टर 1 से हम शुरू करते हैं। सर चैप्टर 1 में हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 का नाम है भाई इंट्रोडक्शन टू कंपनी। सही है, कंपनी इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो नाम से जाहिर है, नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर एक तो हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और फीचर्स ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन किस चीज की? सर उसमें से दो हम डिस्कस कर चुके थे, लेकिन आज रिपीट होंगी। कंपनी क्या होती है, कंपनी लॉ क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन होगी इसके अंदर, वो क्या होती है चीजें देखते हैं। फिर फीचर्स। फीचर्स तुम लोग अगर पीओसी या इन ओ लेवल्स ए लेवल्स में तुमने पढ़ा होगा। कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। सही है, इस तरह के फीचर्स हैं जो आज तक पेपर में नहीं आया, लेकिन हम इसको तब भी पढ़ेंगे। अब जो ये वाला हिस्सा होगा, इसको हमें याद करने की जरूरत नहीं। अब ये मैं खुद साथ साथ बताता जाऊंगा। सही है, लेकिन हमें नॉलेज होनी चाहिए। एमसीक्यू में आ सकता है, लेकिन इसके इंग्लिश के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। फिर सर इसके अंदर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स मोड्स एंड मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कि किस किस टाइप की कंपनीज होती हैं, बिजनेस के मोड्स क्या होते हैं, मेंबर्स ऑफ द कंपनी क्या होते हैं। ठीक है। उस दिन हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था कि हमने कहा था अभी तक तुम ये समझो कि शेयर होल्डर मेंबर एक ही बात है। फर्क है जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो उस फर्क को पढ़ेंगे। फिर इस चैप्टर के अंदर अथॉरिटीज, ऑफिशियल एंड रेजोल्यूशन। अथॉरिटी क्या होती है भाई? जैसे अगर तुम लोग टैक्स पढ़ के आए हो तो टैक्स की अथॉरिटी कौन होती है? एफबीआर होती है। सही है। इसी तरह जो कंपनीज की अथॉरिटी होगी वो मेरे पास एससीसीपी होगी। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम शाजक भाई। फिर अथॉरिटीज के बाद हम पढ़ेंगे ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स हमारे पास होते हैं, जैसे वहाँ कमिश्नर होता है तो यहाँ रजिस्ट्रार होता है। ठीक है। और रेजोल्यूशन क्या होती है ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके थे उस दिन। ठीक है कि ऑर्डिनरी और स्पेशल। बिल्कुल। ऑर्डिनरी होगी तो मेरे पास 50% उसको वोटिंग चाहिए होगी उसको पास कराने के लिए। स्पेशल होगी तो 75%। इसकी डेफिनेशन या स्पेसिफिकली लॉ की लफाजी क्या है वो हम जब यहाँ आएंगे तो पढ़ेंगे। फिर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। आपने देखा होगा कि भाई ईदी फाउंडेशन, जेडीसी, टीसीएफ, सही है, द सिटीजंस फाउंडेशन, आगा खान हॉस्पिटल, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। अब ये भी बनती हैं कंपनीज एक्ट 2017 के तहत। तो वो हम पढ़ेंगे कि उनके ऊपर कौन सा सेक्शन लगता है, उनका बनने का तरीकाकार कुछ अलग है, कुछ कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं। तो सर लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में हमारे पास होगा रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। के एक प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, सिंपल से स्टेप्स हैं, वो हम देखेंगे कि किस तरीके से होती है। तो ये 5 टॉपिक्स पे मुश्तमिल हमारा ये चैप्टर 1 है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर 1, डेफिनेशन एंड फीचर्स। अच्छा भाई, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? देख रहे हो अभी तुम लोग को समझ आएगा हम चलते कैसे हैं। पहले मैंने बताया कि चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, फिर आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे। तो मेरी एक ये नोट्स भी मैं शेयर कर चुका हूँ, तो एक चेकलिस्ट है मेरे पास कि भाई ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, कुछ मिस तो नहीं हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर हम कंपनी लॉ देखेंगे, कंपनी की डेफिनेशन देखेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है ये देखेंगे, और फीचर्स ऑफ द कंपनी देखेंगे। सही है जी। अब हम कोशिश करेंगे कि ये 4 के 4 कॉन्सेप्ट हमारी आज की क्लास में हो जाएंगे तो हमारा टॉपिक 1 खत्म हो जाएगा। सही है, इंशाल्लाह हो जाने चाहिए।
नहीं भी हुए तो इसका थोड़ा सा शायद हिस्सा रह जाए, लेकिन कोशिश करेंगे हो जाएगा। सही है जी। तो सर शुरू करते हैं कंपनी लॉ से। कंपनी लॉ उस दिन हम डिस्कस कर चुके हैं। कंपनी लॉ मींस रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, गोरों का कानून, याद आ रहा है। फिर ऑर्डिनेंस 1984, ऑर्डिनेंस 2016, और अभी जो चल रहा है द कंपनीज एक्ट 2017, याद आ रहा है ना। और फिर कंपनी की डेफिनेशन भी हमने उस दिन डिस्कस की थी। कंपनी मींस अ कंपनी, दो दो चीजें थी, विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ, मतलब नए कानून के हिसाब से या पुरानी कंपनी, सारी लॉ के हिसाब से कंपनीज हैं। ठीक है भाई। तो लेकिन हम फिर भी इसको क्विकली रिकॉल करेंगे। ये सेम स्लाइड हम उस दिन पढ़ चुके हैं। हमने कहा रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, 1984 का ऑर्डिनेंस, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 और कंपनीज एक्ट 2017। सही है जी। फिर हमने कहा कि कंपनी क्या होती है, विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। भाई ये दो डेफिनेशन में पढ़ी थी, अब तो हमें ये याद भी हो गई, ये पेपर में आ चुकी हैं। ठीक है सर। हमारी नई डेफिनेशन है एक इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि हमने कहा था हम डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो एक नई डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट। खातून के लिए हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। हमने कहा कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं। हमने अपना पहला टॉपिक शुरू किया। उस टॉपिक के अंदर हमने डेफिनेशन एंड फीचर्स, इस टॉपिक का नाम है। डेफिनेशन 2 एक कंपनी लॉ, कंपनी, जो हमने उस दिन पढ़ी थी, आज रिवाइज कर ली। फिर बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है, 4 नंबर की ये डेफिनेशन है, पेपर में 2 दफा पूछ चुका है। ठीक है भाई। एक मिसाल से समझते हैं। एक खातून बनाते हैं हम यहाँ पे, थोड़ी सी कमजोर हो गई है। ये है सिद्रा। ठीक है, मतलब वैसे ही नाम है फर्जी, किसी का है तो भाई माजरत। ठीक है। और ये है भाई हमारे पास, ये है निम्रा, इनकी वालदा है। ठीक है भाई। 2 कैरेक्टर है हमारी कहानी में, एक सिद्रा है और एक निम्रा है। निम्रा जो है वालदा है सिद्रा की। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने बनाया एक घर, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन चल जाएगा। सही है भाई। यहाँ दरवाजा होगा, एक खिड़की हो गई भाई, यहाँ एक चिमनी बना देते किचन से, ये एग्जॉस्ट हो गया भाई। सही, इन्होंने बनाया एक घर बड़ी मेहनत से। तो निमराबाजी ने कुछ शराइत रख दी। निमराबाजी ने अपने बच्चों को कहा, सिद्रा को कहा कि भाई सिद्रा खबरदार, ये घर हमने बड़ी मेहनत से बनाया है, तो इधर कुछ रूल्स होंगे जो मैं बनाऊंगी और वो फॉलो होंगे। सही है भाई। तो इन्होंने कहा कि इस घर में किस किस की एंट्री होगी, कौन कौन आ सकता है। मैंने कहा भाई जाहिर सी बात है, एक फैमिली तो आएगी हमारी, भले जैसे भी हो, पसंद हो ना पसंद हो, है तो बच्चे ना। सही है तो मियाँ, घर तो आएंगे। तो हमारी जो एक इमीडिएट फैमिली होगी, खून के रिश्तेदार, वो तो आएंगे। ठीक है। अभी हम देख रहे हैं किस किस की एंट्री अलाउड है। इसके अलावा भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं बाहर, ठीक है भाई, इनको हम मना नहीं कर सकते। ये जब आएंगे तो गिफ्ट लाते हैं भाई, जाहिर सी बात है इनको हम मना नहीं कर सकते। तो हमने अभी तक कहा कि निमराबाजी के घर में दो लोगों की एंट्रीज अलाउड है। एक फैमिली मेंबर्स, एक फॉरेन रिलेटिव्स। और जिसको निमराबाजी बोल दें, अम्मा बोल दें ये आएगा, तो तुम लोग मना कर सकते हो कि नहीं आएगा। सही है भाई, आएगा ना। तो सर निमराबाजी के घर में 3 लोगों की एंट्रीज अलाउड है, फैमिली, फॉरेन रिलेटिव्स, और जिसको निमराबाजी बोलते हैं आएगा तो आएगा। इसी तरह इस घर में 2 तरह के लोगों की एंट्रीज अलाउड नहीं है। अब हमारी स्टोरी में आएगा एक नया कैरेक्टर। ठीक है भाई। ये कैरेक्टर का नाम है आमिर। ये है निमरा के भाई, सॉरी सिद्रा के भाई और निमरा के बेटे। वो बड़े अच्छे आदमी हैं। सही है। कल 12 रबीउल अव्वल थी, तो इन्होंने मोहल्ले में सबील भी लगाई थी और खैरात वगैरह इस तरह के काम ये करते रहते हैं। ठीक है।
सोशल वर्कर है। सोशल वर्कर है तो भाई घर में बैठक लगती रहती है, लोग आते हैं मिलने वगैरह। तो अम्मा ने बोल दिया पहले तो ये जो सोसाइटी के तुम्हारे कम्युनिटी के लोग हैं ये नहीं आएंगे, ये आते हैं तो कचरा करके जाते हैं, ठीक है भाई। और फिर जिसको निमराबाजी बोल दें नहीं आएगा, यहाँ बोल रही थी जिसको बोल दें आएगा, यहाँ बोल रही है जिसको नहीं आएगा। क्या यहाँ तक कहानी में हम साथ हैं? ठीक है। अब इसको हम जोड़ देते हैं कंपनी लॉ से। बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है वो एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। एग्जॉस्टिव क्या होती है हमने लास्ट, सॉरी हाइब्रिड डेफिनेशन है, ठीक है। हाइब्रिड क्या होती है हमने लास्ट अटेम्प्ट में, लास्ट क्लास में देखा था कि जिसमें एक से ज्यादा फीचर्स हो। तो सर ये ऐसी डेफिनेशन है जिसमें कुछ इंक्लूड भी हो रहा है, कुछ एक्सक्लूड भी, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव बोथ। तो ये क्या है? एक हाइब्रिड डेफिनेशन है, सही है। तो इसको आए लॉ की लफाजी में पढ़ते हैं। ये मैं मिटाऊंगा उससे पहले एक दफा हम रिकॉल कर लेते हैं कहानी के भाई हमारे पास कौन कौन आ सकता है इस घर में। फैमिली मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है। फॉरेन रिलेटिव्स आ सकते हैं, जिसको निमराबाजी ने बोल दिया वो आ सकता है। और कौन नहीं आ सकता? सोसाइटी कम्युनिटी के लोग नहीं आ सकते, और जिसको निमराबाजी ने मना कर दिया वो नहीं आ सकता। आए भाई अभी लॉ में देखते हैं कि कंपनी लॉ ने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया है और किसको एक्सक्लूड किया है। भाई हमारा मकसद ये है कि जितना पढ़ेंगे भले कम पढ़ेंगे लेकिन वो याद करके उठेंगे, ठीक है। अभी तक सिर्फ हमने दो चीजें पढ़ी हैं, कंपनी लॉ पढ़ा है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन और कंपनी की डेफिनेशन, दो चीजें पढ़ी हैं, ये हमें याद है, ठीक है। तीसरी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो हम कोशिश करेंगे, थोड़ी सी बड़ी डेफिनेशन है लेकिन ये भी याद करके उठेंगे। तो सर बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन ये है क्या? एक जार्गन है लॉ का। उसने कहा कि भाई इस जार्गन में कुछ चीजें आ सकती हैं और कुछ नहीं आ सकती हैं। तो क्या आ सकता है? लॉ ने कहा कि इसमें आ सकती है अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। जो हमने कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी लॉ की डेफिनेशन कंपनी की पढ़ी ना, वो कह रहा है जो कंपनी है हमारी 2017 के एक्ट से बनी है या पुराने एक्ट से, मतलब हमारे लॉ के हिसाब से जो कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट में आ सकती है। तो दैट मीन्स ये मेरा एक ब्रॉडर टर्म है। तो कभी मैं कंपनी को कंपनी बोलूं या उस कंपनी को मैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल दूं, ठीक है। तो क्या है, बात एक ही है। क्लियर है? नाम क्या है आपका? अक्सा। कई बार में दो नाम तीन नाम हो गए, एक मुनीब भी था, मुनीब मुनीब आज मुझे दिख नहीं रहे, ठीक है भाई। तो हमारे पास अक्सा बाजी इसके अंदर हमने कहा कंपनी होगी तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी होगी। क्लियर है? फिर हमने कहा अच्छा इसकी कंपनी की मिसाल क्या होगी? कोई भी कंपनी जो तुम्हारे पाकिस्तान में, पेप्सी, यूनिलीवर, आयर, लकी सीमेंट, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को मैं बॉडी कॉर्पोरेट भी कह सकता हूं। क्लियर है भाई? फिर इसके बाद अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, के पाकिस्तान से बाहर बनी है। एग्जाम्पल से हम जोड़ रहे हैं उस वाले से, सही है भाई। फैमिली मेंबर्स थे, सही है। ये हमारी कंपनी अपने एक्ट से बनी है, हमारे लॉ से बनी है, ठीक है। तो ये हमारी हमारी कंपनीज है, हमारे मुल्क के लॉ के हिसाब से बनी है, तो हमने कहा ये बॉडी कॉर्पोरेट में आएंगी। अब सिदराबाजी की मिसाल में दूसरी चीज क्या थी? फॉरेन रिलेटिव्स थे, सही है। तो ये वो कंपनीज हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, बाहर बाहर बनी है, सही है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अब किसी फॉरेन कंपनी को मैं फॉरेन कंपनी बोलूं या बॉडी कॉर्पोरेट बोलूं, दोनों टर्म यूज कर सकता हूँ, ठीक है। हाँ, बाहर बनी होगी तो उसी लॉ से बनी। अच्छा, अब पेपर में किस तरीके से आएगी? भाई वो बोलेगा कि अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, सीधी सीधी मुझे जो है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बता दो। आप उसको बता दोगे बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और कंपनी लॉ, और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तीसरी चीज, अच्छा इसकी एग्जाम्पल कौन सी होगी? एमिरेट्स, ठीक है। अ कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट
डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैच्यू। ये क्या है भाई? हमने कहा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है उस हिसाब से बनती है। जैसे पाकिस्तान रेलवेज है, ठीक है। अब पाकिस्तान रेलवेज का पहले पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ, उस एक्ट के तहत वो कंपनी बनी, पीआईए है, ठीक है। आपकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। अब कहता है जिस लॉ में वो, जिस पार्लियामेंट के एक्ट में वो बनी, अगर उसके अंदर उसको बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया उस रेलेवेंट स्टैचू में, तो वो बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी। सही है। तो अभी तक हमने 3 इंक्लूजन्स पढ़ी हैं। हमने कहा बॉडी कॉर्पोरेट में सबसे पहले तो हमारे अपने लॉ की जो कंपनीज हैं, कंपनीज एक्ट से बनी हो, सही है, या कंपनीज एक्ट से पहले वाले लॉ से बनी हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट होगी। दूसरी चीज हमने कहा आउटसाइड पाकिस्तान बनी है, ठीक है, तो वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी। तीसरी चीज जो रेलेवेंट स्टैचू में जिसको बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर कर दिया, अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैचू। अब हम क्या देखेंगे? एक्सक्लूजन देखेंगे, बिल्कुल जबरदस्त। सही है, जैसे इसकी एग्जांपल हमने देख ली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब कहता है बट डज नॉट इंक्लूड, 2 चीजें नहीं आएंगी। A cooperative society registered under any law relating to the registration of cooperative society। फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर कॉमर्स से अगर आप हो तो वहां आपने पढ़ा होगा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, ठीक है। अब वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या थी? इसने कहा कि मैं कंपनी एक्ट से जो कंपनी बनी है या कंपनी लॉ से बनी है उसको तो मैं कंपनी मानता हूं, लेकिन कुछ होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सही है, वो होंगी दिखने में तुम्हें कंपनी की तरह शायद, लेकिन वो कंपनी नहीं है। वो कंपनी नहीं है तो वो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है। मिसाल भाई, मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी है जैसे, ठीक है, अगर वो सोसाइटी में जैसे आप मेंबरशिप देते हो, सही है, और फिर वही पैसे आपकी फलाह बहबूद पे खर्च हो जाते हैं कि भाई गली की लाइटें सही कर दी, रोड बना दी, हर महीने आप एक पैसे देते हो, ठीक है, होती है ना कुछ सोसाइटीज, उसमें कुछ लोग होते हैं लीडर, वो चला रहे होते हैं उसको। अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एक लॉ है, उस लॉ के तहत रजिस्टर्ड होके बनी हुई है, सही है, तो वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और वो लॉ कहता है कि इसको तुम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कहना, ठीक है। 3 इंक्लूजन्स, 2 एक्सक्लूजन है। अगली एक्सक्लूजन क्या होगी भाई? मिसाल के तौर पे अगर ये जो 2 हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के हिसाब से बनी हो, मेमन्स की ज्यादातर कम्युनिटीज होती है ना, कच्ची मेमन कम्युनिटी, ये कम्युनिटी, वो क्या करते हैं भाई, अपने लोगों से कुछ पैसे लेते हैं, फिर वही उन पे खर्च होते हैं, सही है। इसी तरह पीसीएचएस कम्युनिटी हो गई, कुछ भी हो गया, मिसाल के तौर पे। फिर इसके अलावा कहता है एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई। ये कहता है कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कंपनी का दर्जा नहीं रहा कंपनी लॉ के हिसाब से, या फिर किसी और लॉ के हिसाब से जो फेडरल गवर्नमेंट बता दे, तब वो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं रहेगी। सर मेरे साथ रिपीट करेंगे, सही है, मेरे साथ रिपीट करें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 2 दफा आ चुकी है वास्ट पेपर में, वरना इन डेफिनेशन को आगे कोर्स इतना है इनको कोई पूछता भी नहीं है, शुरू के तो चिल्लर चीजें, ठीक है। तो हम लेकिन कोशिश करेंगे क्लास में ही हम याद कर लें, सही है। तो सर 3 इंक्लूजन 2 एक्सक्लूजन। पहली इंक्लूजन क्या है? अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ, और फिर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट। 3 इंक्लूजन हो गई, 2 एक्सक्लूजन हो जाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर रेलेवेंट एक्ट ऑफ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, और फिर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी डिफाइंड बाय द कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई। क्या यहाँ तक हम सब साथ हैं? ऑनलाइन वालों, फिजिकल वालों भाई, सब साथ हैं? भाई देखो, जब लॉ होता है ना, ये पास होता है पार्लियामेंट से, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस होती हैं, वो भी पास होती हैं। अब अगर मैं एक लिस्ट ऐसी दे दूंगा, ठीक है,
कि क्या बाद में मैं हर चीज उसके अंदर कुछ डालूंगा तो क्या उसके लिए मैं पार्लियामेंट में लेके जाऊं, रेजोल्यूशन पास करूं? तो लॉ में तुम देखोगे काफी सारी चीजें तुम्हें ऐसी मिलेंगी। फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई, मतलब फेडरल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे देगी, तब भी वो लॉ में फॉल कर जाएगा। उसके लिए अलग से लॉ को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही है, तो इसलिए कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो गैप को फिल करने के लिए ना ऐसी लाइंस होती हैं, एनी अदर लॉ एज द फेडरल गवर्नमेंट में नोटिफाई वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल। चलें भाई, इसके दो सवाल हैं पास पेपर के, सेम सवाल। सही है भाई, 2018 में, 2016 में। सर यहाँ पे 2 नंबर का आया था, यहाँ पे 4 नंबर गए, तो ज्यादती है इनके साथ जो यहाँ पे गए थे। नहीं भाई, 2016 में था हमारे पास कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। 2017 का जो एक्ट आया वो आपके कोर्स में आया 2018 में। ठीक है, तो ये जो सवाल है ये कंपनीज एक्ट 2017 के हिसाब से है, ये 1984 के ऑर्डिनेंस के हिसाब से है। जब ये वाला लॉ था तो ये डेफिनेशन थोड़ी छोटी थी, इसलिए 2 नंबर की थी। इस वाले लॉ में इस डेफिनेशन का थोड़ा सा दायरेकार बढ़ा दिया, इसलिए ये 4 नंबर की पूछी गई थी। सही है भाई, तो भाई ये डेफिनेशन तुम लोग को भी याद है, याद है ना? डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? भाई हमने कहा था ना, जब हम सवाल लिखेंगे तो हम देख लेंगे कौन सा सवाल कैसे अटेम्प्ट होता है। तो ये होते हैं पेपर में सादा खुशबू सवाल, मतलब उसमें बोला है बीकॉम वाला, अंडर द कंपनीज एक्ट, ऐसे सवाल बहुत कम एक्सपेक्ट करना है पेपर में। सही है, इसका सवाल सीधा सीधा होगा अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। सही है, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, फिर तुमने 3 बुलेट लिख देना अदर, कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। सही है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान, और बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्स बॉडी कॉर्पोरेट एनी रेलिवेंट स्टैचू, फिर लिखना एंड डज नॉट इंक्लूड, फिर वो 2 बुलेट्स आ जाएंगे। सही है, 4 में से 4 नंबर मिलेंगे अगर आप ये पूरी चीज एज इट इज कंट्रोल C कंट्रोल V पेपर में कर सकते हो। ठीक है भाई, इसके अंदर किसी को कुछ मसला? ये तो सिंपल ड्राफ्टिंग, इतना तो हमें आता है। यहाँ सवाल ये वाला करवाने का मकसद इसके एग्जामिनर कमेंट्स थे। ठीक है जी। सर सितंबर 18 का एग्जामिनर कमेंट पहले पढ़ लेते हैं। जो मैंने 3 रीजन ऑफ फेलियर मैंने बताए थे ना, कि मैंने कहा था भाई ये निचोड़ है एग्जामिनर कमेंट्स का। आओ भाई अभी देखते हैं। दिस पार्ट रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट, परफॉर्मेंस इन दिस पार्ट वाज एवरेज। अभी क्लास में तुम बैठे हो, तुम सबको ये 5 के 5 पॉइंट्स याद हैं। ठीक है, 5 पॉइंट्स लिखोगे, फुल नंबर मिलते हैं कंपनी लॉ में, जो उसने चीज मांगी उसको दोगे फुल नंबर, कोई मार्क्स नहीं कटते। तो इसके अंदर भी उसने कहा कि एवरेज परफॉर्मेंस थी। क्यों थी भाई एवरेज? मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वर राइटली एबल टू हाईलाइट दैट द बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट एंड अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड पाकिस्तान। उसने कहा इंक्लूजन्स के जो 2 पॉइंट थे वो तो आते थे, but they were not at all clear about the remaining part of the definition। बाकी डेफिनेशन याद नहीं थी। अब याद नहीं थी का मतलब क्या है? सही है, याद नहीं थी का एक 11th आवर्स को यहाँ तो पढ़ा होगा, यहाँ तो उसमें सेलेक्टिव पढ़ा होगा। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट हमें बताता है कि 11th आवर्स, जाहिर सी बात है भूलता बंदा तभी है जब आखिर में पढ़ता है, रिवाइज नहीं कर पाता। ठीक है, ऑटम 16। This part required candidates to describe the term body corporate as provided in section 2(4)। इस सेक्शन नंबर का जो रेफरेंस है ये कंपनीज ऑर्डिनेंस का है, तो ये रेलेवेंट है। Candidates who only wrote company law section of the paper comparatively performed well in this question। अब ये एग्जांपल है मेरे पास सेलेक्टिव स्टडीज की। जब ये वाला टाइम था तो पेपर एक ही आता था, बिजनेस लॉ कंपनी लॉ, 100 नंबर का एक पेपर। ठीक है, तो उसने कहा कि जो कंपनी लॉ का पेपर याद करके आए थे ना, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे थे जो कंपनी लॉ पहले अटेम्प्ट करते थे और वो पूरा करते थे, बिजनेस लॉ में सेलेक्टिव पार्ट करते थे, निगोशिएबल, पार्टनरशिप, लीगल सिस्टम, ये 3 किए और कंपनी लॉ पूरा याद किया, उसी में बच्चे पास करते थे ये पेपर। ठीक है, तो उसने कहा कि जिसने कंपनी लॉ अच्छा याद किया था उसने तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन अच्छी लिखी,
लेकिन जो पूरा याद करके आया था बिजनेस लॉ कंपनी लॉ, उसको इसमें मसला हुआ। समझ आ रही है? तो सर सिलेक्टिव स्टडीज आखिरी टाइम पे पढ़ना, या आप लोगों को मरवाएगा। भाई यहाँ तक हम सब साथ हैं। सिर्फ तीन चीजें पढ़ी है डेफिनेशन, कंपनी लॉ की डेफिनेशन, कंपनी की डेफिनेशन और बॉडी कॉर्पोरेट। हाँ भाई अब्बास साथ हैं? समराइज कर लें अभी तक जो पढ़ा है। कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, हमने कहा दो चीजें होंगी, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट और द कंपनी लॉ। कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी लॉ में हमने कहा रिपील्ड कंपनीज एक्ट 1913, ऑर्डिनेंस 1984 एंड 16 और कंपनीज एक्ट। ठीक है भाई। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन के अंदर क्या होगा? हमने कहा तीन चीजें इंक्लूड होंगी, कंपनी, सही है, नए वाले से या पुराने कानून से, आउटसाइड पाकिस्तान, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एनी रेलेवेंट स्टैचू। दो चीजें हट जाएंगी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और जो कंपनी एक्ट के हिसाब से अब कंपनी नहीं रही, या फेडरल गवर्नमेंट के किसी और नोटिफिकेशन लॉ के हिसाब से कंपनी नहीं रही, तो बॉडी कॉर्पोरेट भी नहीं है। पहले टॉपिक के अंदर दो पार्ट थे, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो डेफिनेशन वाला उसका पार्ट हमने खत्म किया है, फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। चलें जी सर, कंपनी का सबसे पहला फीचर है, कंपनी होती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मैंने पहले भी कहा कि इस वाले टॉपिक के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, समझ लो, उर्दू में पॉइंट्स याद है, इनफ। ठीक है, बिल्कुल भाई। कंपनीज एक्ट जो बना है वो गवर्नमेंट ने बनाया है शाहजेब भाई, पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, रेजोल्यूशन पास हुई, तो वो लॉ बना है। तो उनके पास बिल्कुल पैरामीटर्स भी हैं, पावर्स भी हैं। ठीक है भाई, देखो गवर्नमेंट तो अल्टीमेट पावर है ना उसके पास। अब कोई बदमाशी करे कंपनी का स्टेटस क्या खत्म नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, अब लॉ कहता है कि भाई कंपनी तुम्हारी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसका क्या मतलब भाई? भाई लॉ की नजर में, ठीक है, जो पर्सन होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तुम्हारे पास होगा नेचुरल पर्सन, जो हम है, ठीक है, और दूसरा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ठीक है, अब लॉ कहता है कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। दैट मीन जैसे तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, ठीक है, अक्सा अक्सा है, अब्बास है, अम्माद है, ठीक है, इनकी अपनी अपनी आइडेंटिटी है। इसी तरह लॉ कहता है मेरी नज़र में एक कंपनी की अपनी पहचान है, अपनी आइडेंटिटी है, उसको मैं कहता हूँ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब ये क्या होता है सर? कहता है अ कंपनी इज अ लीगल पर्सन सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। भाई मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, ठीक है, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूँ, तो पैसे डालूंगा, मैं शेयर होल्डर हूँ ना। कहता है शेयर होल्डर अलग, कंपनी एक अलग एंटिटी है। लॉ की नज़र में ओनर्स अलग और कंपनी का एक अपना अलग वजूद है। बात समझ आ रही है? एक एबीसी कंपनी है, मिस्टर ए ने खोली, अब लॉ की नज़र में ये दो अलग हैं। एग्जाम्पल देखें, ये मिस्टर तरीन, सही है, इसके पास बहुत पैसा है, इसने क्या किया, तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड एक कंपनी खोल ली। क्लियर है? अब लॉ कहता है कि भाई मिस्टर तरीन और तरीन शुगर मिल ये सेपरेट पर्सन है, लॉ की नज़र में दोनों है। ये एक नेचुरल पर्सन हो जाएगा और ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े, मजे से पढ़े आराम से, साथ साथ जितना पढ़ा है अभी तक हमें याद है, ऐसा ही है ना? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमें उतना याद है। तुम्हारा नाम क्या है? खिजर, खिजर मेमन। मेरा एक दोस्त है असद मेमन, उस जैसे दिखते हो तुम बहुत। चलें भाई, थोड़े थोड़े नाम याद करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। हमाद, खिजर, अक्सा, अब्बास, करते हैं अभी और याद करते हैं भाई। बाकी ऑनलाइन वालों, तुम्हारे नाम आ रहे हैं, तुम लोग अपनी पिक्चर भेज देना मुझे। रोशनाई मोहम्मद, और एक कौन है, शाहजेब जदून।
अच्छा भाई, अब जब हमने कहा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो अगर वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उस कैरेक्टरिस्टिक, उस फीचर के हिसाब से उसके फर्दर कौन से फीचर्स हैं? सही, अभी तक हम पहला फीचर ही डिस्कस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो फर्दर फीचर्स कुछ और है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। भाई जब आप कह रहे हो कि कंपनी एक अलग सेपरेट एंटिटी है, उसका अपना वजूद है, तो क्या कंपनी अपने नाम पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है? ऐसा ही है ना भाई। जब आप सप्लायर हो, लेट से अब्बास भाई जो हैं तौलिए की कंपनी को रॉ मटेरियल बेचते हैं, सही है। अब ये तौलिया बनाने वाली कंपनी है, जब इनसे रॉ मटेरियल लेगी तो जब ये इनवॉइस भेजेंगे उसको, तो उस पे उसके ओनर का नाम लिखेंगे या कंपनी का नाम लिखेंगे? कंपनी का नाम लिखोगे ना। तो मतलब आपका जो रिसीवेबल होगा वो उस कंपनी से होगा, उस कंपनी के ओनर्स के पास तो नहीं जाओगे। ऐसा ही है ना। तो उसने कहा कि जब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसके कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी होंगी। अ कंपनी में एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पर्सन, इंडिविजुअल और अदर कंपनी। किसी एक इंडिविजुअल के साथ भी मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ अगर मैं कंपनी हूँ, मैं किसी दूसरी कंपनी से भी कर सकता हूँ। ठीक है। अगर जैसे जनरल टायर है, एक टायर बनाने वाली कंपनी है, वो लोगों को भी टायर दे सकती है, कुछ कंपनीज को भी बेच सकती है, जैसे टोयोटा हो गई, पार्क सुजुकी हो गई, उनको ये टायर बेचेगी। ठीक है, क्योंकि वो टायर अपने नहीं बनाएंगे, वो दूसरी टायर बनाने वाली कंपनी से खरीदेंगे जो अपनी वो गाड़ी में लगा के गाड़ी बेचेंगे। बात समझ आ रही है भाई? सर इसी तरह अगर मैं एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हूँ, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो उस कंपनी के जो एसेट्स होंगे, हमारी वही तौलिए वाली कंपनी चल रही है, ठीक है, उसके अंदर जो प्लांट है, जो एसी लगे होंगे ऑफिस में, ठीक है, वो किसके नाम पे होंगे? सही है, कंपनी के अपने नाम पे होंगे, उसके ओनर के नाम पे तो नहीं होंगे। तो ये कहता है अ कंपनी ओन इट्स एसेट्स नॉट शेयर होल्डर्स। जो कंपनी के एसेट्स होते हैं वो कंपनी के होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स के नहीं होते हैं। इसी तरह सर, राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। अगर मैं जनरल टायर कंपनी हूं, मैंने टायर बेचे टोयोटा को, ठीक है, तो जनरल टायर ने अपने पास एंट्री क्या बनाई? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो जो अकाउंट रिसीवेबल जो डेबिट मैंने किया था, ठीक है, वो जनरल टायर लेगा या जनरल टायर के शेयर होल्डर जाएंगे कि भाई हमारे पैसे दे दो? सही है। तो लॉ कहता है कि भाई आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो तो आपका राइट है टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स। इसका मतलब द डेटर ऑफ द कंपनी ओ द मनी टू द कंपनी एंड नॉट टू इट्स ओनर्स। ठीक है, टोयोटा बोलेगा कि भाई हम जनरल टायर को जानते हैं, आप भले शेयर होल्डर हो उसके, हम आपको नहीं जानते। क्लियर है भाई? फिर मैनेजमेंट बाय डायरेक्टर्स। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कंपनी कौन मैनेज करता है? कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर्स भाई। लायबिलिटी टू पे टैक्स। जब मैंने कहा कि तुम एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, एफबीआर फौरन बोलेगा टैक्स निकाल। सही है, शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि भाई हम टैक्स देते तो हैं, उसने कहा वो तो तुम नेचुरल पर्सन हो, तुम तो अपना देते हो। सही है, मैं इससे मांग रहा हूँ, ये अलग सेपरेट एंटिटी बोल रहा है, खुद को कह रहा है मैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हूँ, मैं एक शख्सियत हूँ, मैं एक वजूद हूँ। तो कहता है वजूद हो तो टैक्स दो। सही है, तो कंपनी अपने नाम पे टैक्स भरती है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए होंगे, देखे होंगे। सही है, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एक्सपेंस हटा दिए, मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। ठीक है, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया उस पे कंपनी टैक्स भरती है, इसलिए भरती है क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका अपना वजूद है, तो टैक्स भी भरेगी। बात समझ आ रही है भाई? A company is personally liable to pay tax on its income profits. फिर डेट्स एंड लाइबिलिटीज। यहां जब तुम कह रहे थे कि रिसीवेबल तुम्हारा, तो लाइबिलिटी भी तुम्हारी, जब तुम्हारा अपना वजूद है। तो अगर इफ अ कंपनी इनकर्स अ डेट, द कंपनी इटसेल्फ इज लायबल एंड इट्स ओनर्स शेयर होल्डर्स आर नॉट। मैं अपनी लाइबिलिटीज के लिए जिम्मेदार भी खुद हूं। फिर कुछ आ जाएंगी लीगल ऑब्लिगेशंस।
लीगल ऑब्लिगेशंस के अंदर क्या आएगा भाई, कंपनी कानून तोड़ेगी, इट इज यूजुअली द कंपनी इटसेल्फ दैट इज लायबल। कंपनी ने कोई पेनल्टी मतलब लॉ ब्रीच किया तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी आएगी, सही है। सेल्स टैक्स 15 दिन में जमा नहीं कराया, पेनल्टी लगेगी तो कंपनी के ऊपर लगेगी, उसके ओनर्स के ऊपर नहीं लगेगी। कोई लॉ तोड़ा, जैसे अभी हम लॉ आगे पढ़ेंगे ना, कंपनी लॉ बोलेगा भाई ये किया तो ये पेनल्टी लगा दूंगा, ये किया तो ये पेनल्टी लगा दूंगा, कंपनी ने वो काम किए तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी, लीगल ऑब्लिगेशंस कंपनी की है। Although there are circumstances in which owners or its officers, mainly directors, may be personally liable। भाई ये कहता है आगे चल के मैं तुम लोग को पढ़ाऊंगा, कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें कंपनी के साथ साथ जो गुनाह में शामिल ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको भी उनके गुनाहों की सजा मिल सकती है, मतलब वो पर्सनली लायबल भी हो सकते हैं। वो कौन से केसेस हैं, जब आगे हम कोर्स टाइम बाय टाइम पढ़ते जाएंगे तो कुछ हमारे सामने आते जाएंगे। भाई अभी तक डेफिनेशंस हमने साइड पे कर ली, फीचर्स पे हम आ गए। तो पहला फीचर पढ़ा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, उसने कहा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो तो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स ये कर सकते हो तुम, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है। सादा खुशबू अल्फाज में बोलते हैं ना कि भाई मैं किसी से एग्रीमेंट कर सकता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, रिसीवेबल मेरा, एसेट मेरे, लाइबिलिटीज मेरी, टैक्स मैं भरूंगा, सही है। तो ये सारी बातें कब कर सकते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होंगे तो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल है हमारे पास, एक सवाल है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। मिस्टर तरीन है इज अ रिच मैन who with his other rich friends formed a new company, Tareen Sugar Mills Limited, which is engaged in the production of sugar. Mr. Tareen has appointed your firm, the Farig Law Firm, as their advisors। सही है, ये फारिग वो फ्री वाला नहीं है, ये फारिग मतलब खत्म, सही है, वो फर्म है। आपको एडवाइजर बनाया है, अब एडवाइस में क्या मांग रहे हैं, ये सवाल बहुत आसान है। सवाल कराने का मकसद कुछ कंटेंट याद कराना नहीं है, सवाल कराने का मकसद कुछ और है, अभी डिस्कस करते हैं। कहता है यू बीइंग द कंसल्टेंट या एडवाइजर ऑफ द कंपनी ब्रीफली एक्सप्लेन द concept of doctrine of corporate personality to Mr. Tareen and the members of the company, ठीक है। अब ये कह रहा है आप फारिग लॉ फर्म हो, आपके फर्म का नाम है, आपको अपॉइंट किया है तरीन शुगर मिल्स लिमिटेड ने। कहता है एडवाइस करो उसके मेंबर्स को कि डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होता है। क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, अभी पढ़ा ना हमने, सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, सेपरेट लीगल एंटिटी, यही क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है, सही है, ये क्योंकि पेपर में आता नहीं है, यहाँ मैंने फिर भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है तो कुछ और बताना है मकसद। पहली बात तो इसका सवाल आप लोगों को जवाब आता है, आपने कहा कि भाई सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर है, लेकिन 5 नंबर का सवाल है, फिर आगे लंबी क्या करोगे, लंबी ये करोगे कि जब आप सेपरेट लीगल एंटिटी हो तो भाई आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकते हो, एसेट्स आपके, लाइबिलिटीज, ये सारी बातें आपने अपने अल्फाज में लिख दी, पेपर में ये नहीं आएगा, सही है। कब से चल रहा है आई कैप, तब से नहीं आया आज तक, तो इंशाल्लाह अगले टाइम में भी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अच्छा भाई मकसद क्या था ये कराने का, मकसद ये था हमारे पास पेपर में 70-80% जो सवाल आते हैं उसमें एक लफ्ज यूज होता है, उसमें लफ्ज होता है एडवाइस, एडवाइजर्स, सही, आप एडवाइजर हो, इनको एडवाइस करो, इनको एक्सप्लेन करो बीइंग एडवाइजर। तो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट करने का फॉर्मेट ये रहेगा हमारा आज से। अब वो पेपर में बोलेगा एडवाइस करो, ज्यादातर बोलेगा डायरेक्टर्स को एडवाइस करो, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा डियर डायरेक्टर्स। इस सवाल में क्या बोल रहा है, मेंबर्स को एडवाइस करो, मैंने कहा डियर मेंबर्स, ठीक है। ये हमारा हो गई तयशुदा बात कि सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भाई, ये लेटर वेटर, ये जो भी बोलते थे उसको अंग्रेजी में, ठीक है। बस जिसको मुखातिब करना है वो यहाँ आ जाए, ठीक है। अब जब हम इंग्लिश में लेटर पढ़ते थे, अभी तुमने पढ़ा होगा पीआरसी में जो, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या बोलते थे, वो यहाँ आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर हमारे पास एक लाइन होगी
जो आपने हर सवाल में इस तरह के चिपका देंगे। बीइंग द एडवाइजर ऑफ योर कंपनी, सही है। वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वी, ठीक है। अनटिल और अनलेस उसमें तुम्हें बोले कि तुम एक आई हो, खुद हो, ऐसा होगा नहीं। हमेशा क्या होगा, फर्म ही होगी मोस्टली केस में। फर्म होगी तो हम वी बोलेंगे, सही है। फर्म को कभी मैं आई से नहीं बोलेंगे। वी वुड लाइक टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अपॉन योर रिक्वेस्ट, ठीक है। क्या होता है भाई, हमने कहा डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मींस दैट अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर्स, it possesses a separate legal status and it is considered an artificial legal person. On the basis of this status, a company can enter into any contract. ऐसा है सारा अपनी अल्फाज में, भले तुम घुमा भी लोगे इसको, क्योंकि ये कंपनीज एक्ट के लफ्ज नहीं है। ये जो फीचर्स ऑफ कंपनी है ये बेसिक्स हैं लॉ की, लेकिन इट सेल्फ लॉ नहीं है, ठीक है। इसलिए पेपर में नहीं आता, लेकिन आपने इसको फिर भी एक दफा समझ लेना, हो सकता है एमसीक्यू में पूछ ले। With its own identity, further allowed to do buying and selling of assets and inventory with its own name. However, with all these rights, a company is also liable to pay taxes on its income. ठीक है। फिर हमने कहा योर एडवाइजर्स फारिग लॉ फर्म। सवाल कराने का मकसद कंटेंट बिल्कुल नहीं था, एक फॉर्मेट डिस्कस करना था। अब हमारे पास जब एडवाइस का सवाल आएगा तो हमें याद होगा कि हमें उस एडवाइस के सवाल को, अब जब आप आईकैप के सजेशन आंसर देखोगे तो उसमें ये नहीं होगा, ठीक है। तो आई कैप का सजेस्टेड आंसर में ये वाला कंटेंट होगा, ये शशके नहीं होंगे, लेकिन ये हमें डालने हैं, ठीक है भाई। क्योंकि एक पेपर का पैटर्न है, मतलब दिखना चाहिए अलग से। भाई हमारा अगर रिजल्ट अच्छा है तो मेरे हिसाब से छोटी छोटी से कुछ चीजें जो इम्पैक्ट डालती हैं। एक तो ये कि हम साथ साथ याद करते जा रहे हैं, ठीक है। ये टॉपिक हमारा खत्म होगा, सही है। 5 टॉपिक से चैप्टर 1 में टॉपिक 1 खत्म होगा। टॉपिक 1 को स्टडी टेक्स्ट से गो थ्रू करेंगे पूरा, कि भाई हमने ये पढ़ लिया। क्या होगा, एक तो कंटेंट से फेमिलियर हो जाएंगे कि भाई हमारे नोट्स क्या स्टडी टेक्स्ट एक ही सीक्वेंस में एक ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने याद वहीं से करना है। जिसको यहाँ से करना है यहाँ से भी कर ले। मैं बोलता हूँ कि इसको रेफर करो, सामने रखो, याद स्टडी टेक्स्ट से करते तब। यहाँ से करना है यहाँ से भी कर लो, इट्स अप टू यू। तो अगर ये सारी चीजें हम करते जाएंगे, उसी दिन अगर कोई मर्द मुजाहिद बैठ के आधा घंटा लगा दे, स्लो साहब ने मेरी तरह तो 1 घंटा मैक्सिमम, ठीक है, उसको ये टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है। डेफिनेशन तो अभी हमें याद हो गई है, जाके सिर्फ 5 मिनट घर पे पढ़ लोगे, लिख लोगे एक दफा, पक्का याद हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आखिर में मैंने क्योंकि तुम्हें बोला है ना, एक तो ये कोर्स हम जल्दी खत्म करेंगे। जल्दी से मुराद करेंगे सारा ही पास पेपर तुम लोग के सामने सारे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी से मुराद ये कि यार तुम्हारा ये वाला टाइम तुम दूसरे पेपर पे लगा सकोगे, जिनका कोर्स आगे जाता है। मेरा कोर्स आगे नहीं जाता, सही है भाई। आगे बढ़ जाएं सर। दूसरा फीचर, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर होती है? बिल्कुल होती है। कैसे होती है? द शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। किस तरह? मैं बेच दूं, ठीक है। मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, मैं शेयर्स बेच दूं, किसी को गिफ्ट कर दूं, या इनहेरिटेंस में चले जाएं, इंतकाल के बाद विरासत में कहीं चले जाएं, विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ओनर्स एज अपोज टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं हम। आपका नाम क्या है? अलिशबा। अलिशबा, पार्टनरशिप के अंदर क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन दूसरे पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए होता है। फिर क्या होती है, पार्टनरशिप डिसॉल्व, फिर नहीं बनी। इसलिए इसने कहा एज अपोज टू पार्टनरशिप। बोला है जो आप पार्टनरशिप में पढ़ के आए हो, यहाँ उससे उल्टा है। कहता है अगर मेरे पास जनरल टायर के शेयर्स हैं, ठीक है, अब मैं जनरल टायर के शेयर्स बगैर दूसरे शेयर होल्डर्स को बताए बेच भी सकता हूँ, किसी को गिफ्ट भी कर सकता हूँ, या इनहेरिटेंस में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो एक फीचर हमारा ये है कि कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है शेयर से। भाई अगर किसी को यही नहीं पता कि शेयर क्या होता है, शेयर क्या होता है, भाई शेयर होता है मेरी एक इक्विटी का हिस्सा, सही है। अकाउंटिंग की इक्वेशन आती है ना, ए इज इक्वल टू एल प्लस सी। सी जो है मेरी
इक्विटी है, ठीक है, उस इक्विटी का एक छोटा सा हिस्सा मेरे पास शेयर है। फिर शेयर कौन रख सकता है? एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन अ कंपनी। लीगल पर्सन कौन कौन हो सकता है? जबरदस्त, सही है भाई। आर्टिफिशियल नेचुरल दोनों लीगल पर्सन तो है ना, दोनों शेयर्स ओन कर सकते हैं। अब कहता है शेयर से ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है, शेयर इक्विटी का एक हिस्सा होता है, लीगल पर्सन शेयर रख सकता है। जब शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, जब शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे तो कहता है व्हेन शेयर्स आर ट्रांसफर्ड द राइट्स एसोसिएटेड विद सच शेयर्स एज द राइट टू रिसीव पोर्शन ऑफ एनी डिविडेंड paid by the company or right to attend and vote at general meeting of the company are transferred to the new owner। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो एक राइट टू रिसीव डिविडेंड होता है, वो आपको मिलता है, और राइट टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। जब मीटिंग होती है, मैंने कहा था रेजोल्यूशन पास होती है तो 50% से ज्यादा चाहिए होता है, याद आ रहा है? अब वो 50% वोट कैसे होते हैं? वो प्रोपोर्शनेट टू द इन्वेस्टमेंट होते हैं, जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट मेरे पास उतने ज्यादा वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो ये कहता है कि कंपनी की ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है। जब ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है तो वो शेयर से होगी, शेयर इक्विटी का एक हिस्सा है और कोई भी लीगल पर्सन रख सकता है। कहता है जब शेयर्स ट्रांसफर होंगे, जब शेयर्स ट्रांसफर होंगे तो उसके साथ जो राइट्स हैं डिविडेंड के, मीटिंग अटेंड करने के, वो भी दूसरे बंदे के पास चले जाएंगे। क्या दूसरा फीचर समझाने में मैं कामयाब रहा हूं? ठीक है, आगे बढ़े। परपीचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप में ये होता था, दो पार्टनर है, तीसरा लाए, पार्टनरशिप बंद, दूसरी आ गई। तीन है, एक गया, पार्टनरशिप बंद, दोबारा बनी। सही है। कंपनी के अंदर भी तो ऐसे है कि मैं डेली शेयर्स बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ, कोई नया फीचर, कोई यहाँ नया शेयर होल्डर, ये शेयर होल्डर गया, दूसरा आया, ये गया, वो आया, तो क्या कंपनी बंद होकर दोबारा खुलती है? नहीं भाई, कंपनी का पूरा एक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, ऐसा थोड़ी है कि डेली बेसिस पे नई कंपनी खोलूं, बंद करूं, नहीं खोलूं। तो लॉ कहता है कि भाई कंपनी क्या है, एक परपीचुअल सक्सेशन है, मतलब हमेशा रहने वाली है। तो इसका मतलब द चेंज इन द ओनरशिप और इवन द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ ओनर्स। अब्दुल कुद्दूस और अब्दुल जब्बार की पार्टनरशिप है, ठीक है, उनमें से कोई एक मर गया तो क्या पार्टनरशिप रहेगी? नहीं रहेगी, डिसॉल्व हो जाएगी। सही है। वही अब्दुल कुद्दूस और अब्दुल जब्बार किसी एक एबीसी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, दोनों का कार एक्सीडेंट में एक्सीडेंट भी हो जाए, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं होगी। सही है। तो कहता है कंपनी की जो ओनरशिप है डेथ से, बैंकरप्सी से, उसकी परपेचुअल सक्सेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं करती, कंपनी हमेशा रहने वाली है। सही है। डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी एज अपोज टू पार्टनरशिप, कि जैसा आपने पार्टनरशिप में पढ़ा था उससे बिल्कुल अपोजिट। फिर ये मिस्टर इनाम है, ठीक है। मिस्टर इनाम ने क्या किया, 5,000 शेयर जो हैं एबीसी लिमिटेड के मिस्टर इमाम को बेच दिए। अब कहता है द सेलिंग ऑफ शेयर्स विल नॉट इम्पैक्ट एबीसी लिमिटेड ऑपरेशन। क्या उसके ऑपरेशन पे कोई फर्क पड़ा? बंद होके दोबारा बनी? नहीं सर, कंपनी क्या है, परपेचुअल सक्सेशन है। तीन फीचर अभी तक हमने डिस्कस किया, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और फिर परपेचुअल सक्सेशन। इसी तरह ये कौन है भाई? ये है थॉमस शेल्बी। ये ओन करता है 20% शेयर्स इन पीकी ब्लाइंडर्स लिमिटेड। इसने क्या किया, ही कमिटेड सुसाइड ड्यू टू फेलियर इन लव। सही है भाई, धोखा मिल गया तो उसने अपनी जान दे दी। However, his death will not impact the operations of Peaky Blinders। भले उसके पास 20% ओनरशिप थी, इसके इंतकाल से उसके ऑपरेशंस पे, एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है भाई? अगले फीचर्स पे जाएं। चौथा फीचर है जो सबने पढ़ा हुआ होगा, लिमिटेड लायबिलिटी। अब जो हमने पढ़ा होगा ना, कोई मुझे बता दे लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? जबरदस्त, बिल्कुल सही, सही लफाज यूज किए तुमने। वरना हम ये बोलते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसी तरह है ना लिमिटेड लायबिलिटी।
कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, शेयर होल्डर्स की होती है। अब लायबिलिटी के अंदर पहले हम देख लें कंपनी की लायबिलिटी। कहता है द लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है शेयर होल्डर पे अप्लाई होता है। इट डज नॉट अप्लाई टू द कंपनी इटसेल्फ, कंपनी के ऊपर अप्लाई नहीं होता, कंपनी के शेयर होल्डर्स के ऊपर अप्लाई होता है। अ कंपनी इज फुल्ली लायबल फॉर ऑल इट्स डेट्स एंड अदर लायबिलिटीज, just as any other person is fully liable for the debts that he or she incurs। कहता है जैसे आम जिंदगी में तुम लोग किसी से कोई कर्ज लेते हो तो तुम उसके लिए लायबल हो, इस तरह बोलता है कंपनी किसी से कोई कर्ज लेती है तो उसके लिए वो लायबल है, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स सिर्फ उतने लायबल हैं जितने उनके पैसे लगे हुए हैं, जितने के उनके पास शेयर्स हैं, जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे कि भाई अलिशबा बाजी हैं, इन्होंने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हुए लेट से, ठीक है। अब वो कंपनी ने आगे बहुत कर्जे लिए हुए हैं, सही है, कंपनी डूब गई, ठीक है, तो अलिशबा बाजी का नुकसान कितना है, 1 लाख रुपए का, लेकिन कंपनी को अपने कर्जे पूरे चुकाने, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसे है। फिर लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उनकी लाइबिलिटी क्या होगी। द डायरेक्टर्स एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट, ठीक है। कंपनी के डायरेक्टर्स क्या होते हैं, एजेंट होते हैं, कंपनी उनके बिहाफ पे मैनेज कर रहे होते हैं। एंड प्रोवाइडेड दैट they act within their powers and in accordance with the law, they will not be personally liable for debts of the company। कहता है हमने एक कानून बना के दिया है कि कंपनी इस कानून के हिसाब से चलेगी। कहता है अगर वो कानून फॉलो हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टर्स जो हैं लॉ के दायरे में हैं, तो वो कभी पर्सनली लायबल नहीं होंगे, सही है। लेकिन लॉ तोड़ेंगे तो कुछ आगे केसेस ऐसे आएंगे जिसमें डायरेक्टर पर्सनली लायबल हो सकते हैं, ठीक है जी। अब लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट फिर आ गया मेरा मेंबर्स पे, ठीक है। हमने कहा था मेंबर शेयर होल्डर फिलहाल एक समझना। The concept of limited liability applies to the owners member of a company। The liability of owners of a company for the debts of the company is limited to the amount of their investment। जैसे हमने डिस्कस किया अलिशबा वाली मिसाल, हमने कहा कि 1 लाख रुपए इन्होंने लगाए हैं तो 1 लाख रुपए का ही नुकसान इनको होगा, ठीक है। द कंपनी and they don't have to pay any other amount in case of insolvency of the company। इनको दूसरी अमाउंट पे करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, बिल्कुल, पार्टली पेड शेयर्स पढ़ा हुआ है पहले तुमने लॉ, अच्छा बुक खोली हुई है। पार्टली पेड शेयर्स कहता है देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी। भाई पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि जितने मेरे पैसे थे उतनी मेरी लायबिलिटी थी, ये काइंड ऑफ एक्सेप्शन बन जाएगी, लेकिन इन रियल ये एक्सेप्शन भी नहीं है। भाई कैसे कैसे, हमने कहा एक कंपनी है, उन्होंने मिस्टर आकाश को 5,000 शेयर इशू किए, पार वैल्यू 10 रुपए पे। 5,000 शेयर 10 रुपए पे इशू करूंगा तो कितने पैसे देने होंगे आकाश को, 50,000 देने होंगे, ठीक है। आकाश भाई थे गरीब, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 75% पैसे दे दिए, मतलब 7.5 रुपए पर शेयर उन्होंने पैसे दिए, तो कितने पैसे पे किए, 37,500, बाकी 12,500 की लाइबिलिटी खड़ी है, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, दिस अमाउंट में बी कॉल्ड, अब कंपनी को आ गए पाके पड़ गए, ठीक है, वो 12,500 क्या मांग सकते हैं आकाश से, बिल्कुल मांग सकते हैं, लेकिन इस केस में भी मेरी लाइबिलिटी कितनी है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मेरी इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 50,000 की। अब पिछली में मैं कह रहा था ना कि मैं फर्दर पैसे नहीं मांग सकता, ठीक है, यहाँ भी मैं यही कह रहा हूँ कि मैं फर्दर पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ उतने मांग रहा हूँ ना जो 50,000 के उसको देने थे। ये तो मेरा बड़प्पन था कि मैंने उसको थोड़े पैसे कम में शेयर दे दिया था, बाकी कहा था बाद में दे देना,
तो आकाश भाई की अभी सैलरी आ जाएगी तो क्या कहेंगे, 12,500 जो बकाया है, ठीक है, वो कंपनी इनसे मांग सकती है। स्टिल आकाश भाई की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितने के मैंने शेयर लिए थे। उन शेयर्स की वैल्यू तो 50,000 की थी ना, मैंने पैसे 50,000 पूरे नहीं दिए थे, बकाया मैंने बाद में दे दी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट वैसे है नहीं पार्टी पेड शेयर्स का, लेकिन लॉ के अंदर है, तो हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के लिए। पाकिस्तान में अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है पार्टी पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट। भाई यहां तक किसी को कोई मसला, आगे बढ़ सकते हैं। चार फीचर हो गए हमारा, आर्टिफिशियल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, फिर परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। सर लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर ही एक कॉन्सेप्ट है कि हमने कहा ना कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, उसके शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो लॉ ने कहा कि भाई जो सप्लायर है उसको हम कैसे वार्न करें कि सामने वालों के जो दूसरे डायरेक्टर शेयर होल्डर है उसके उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, सही है, वो फर्दर जिम्मेदार नहीं है। तो लॉ ने कहा तुम एक काम करना, द वर्ड लिमिटेड इन द नेम ऑफ द कंपनी draws the fact of limited liability to the attention of anyone dealing with it, ठीक है। खिजर भाई हैं, खिजर भाई क्या कर रहे हैं, सप्लायर हैं, किसी कंपनी को कोई माल बेच रहे हैं। तो खिजर भाई को तो ये होगा ना यार, इतनी बड़ी कंपनी है, पैसे कहाँ जाएंगे, इतने शेयर होल्डर्स हैं इसके। तो उसने कहा भाई मैं तुम्हें बता दूं कि शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, अपने जिम्मेदार तुम खुद हो। तो ये कहेगा भाई मुझे कैसे पता चलेगा, लॉ ने कहा उसके नाम में लिमिटेड लगाया है मैंने, सही है। जो ये लफ्ज है, इस लफ्ज से तुम समझ जाना कि कंपनी अपने कर्जों के लिए जिम्मेदार भले हो, लेकिन उसके शेयर होल्डर्स नहीं है एट द एंड, ठीक है। तो ऐसा होता है कि जब कंपनी के ऊपर बुरा वक्त आता है, सही है, आम हालात में कंपनी फर्दर पैसे नहीं मांग सकती शेयर होल्डर से मजीद के भाई हमें मसले हैं, उन्होंने बोला भाई हमारा तो ये लॉस हो रहा है, हम फर्दर पैसे नहीं दे सकते, अलिशबा के 1 लाख रुपए जाएंगे, वो फर्दर दूसरे पैसे लाके नहीं दे सकती, ठीक है। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि भाई आप क्या करो, अपने साथ वर्ड एक लिमिटेड लगा दो। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक प्राइवेट कंपनी हूँ, ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। जैसे अभी मुझे जाना है ऑफिस क्लाइंट पे, सही है, 11:15 क्लास होगी तो हमारा ऑफिस है आज भी। तो मैं अभी एक प्राइवेट क्लाइंट पे हूँ, बैरेट हॉटसन प्राइवेट लिमिटेड, दवाइयाँ बनाते हैं वो, सही है, BHPPL। तो उनके नाम में भी क्या आ रहा है, बैरेट हॉटसन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, बैरेट प्राइवेट लिमिटेड। अब ये प्राइवेट लिमिटेड क्यों लगाया इन्होंने, क्योंकि लॉ ने कहा है कि अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो तो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लफ्ज लगा देना। इसी तरह उसने कहा कि अगर आप एक पब्लिक कंपनी हो तो अपने नाम के साथ सिर्फ लिमिटेड लगाना। जैसे इससे पहले मैं एक कंपनी पे था, एशिया पेट्रोलियम, ठीक है, तो एशिया पेट्रोलियम का नाम क्या है, एशिया पेट्रोलियम लिमिटेड, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये हमारी अगली क्लास का एजेंडा है, डिटेल में उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल लाइबिलिटी के हिसाब से एक कॉन्सेप्ट है कि सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि लाइबिलिटी लिमिटेड है, तो इस तरह अटेंशन ड्रॉ होती है। क्लियर है हम सर। लॉ एंड गवर्नेंस आखिरी फीचर हमारा, सवाल है कुछ। बिल्कुल, अच्छा सवाल है भाई। उसने कहा कि भाई सामने वाले को पैसे कैसे मिलेंगे, कंपनी चली जाती है वाइंडिंग अप पे, सही है, चैप्टर नंबर 12 हमारा, जो मैंने कहा था 17 नंबर का पेपर में आएगा, उसके अंदर तुम्हें बताएंगे कि तुम क्रेडिटर हो, सही है, तुमने पैसे दिए थे, मतलब तुम कंपनी के क्रेडिटर हो, तो तुम कंपनी को वाइंड अप कैसे करवा सकते हो। उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, अगर वो मीट हो रही होंगी तुम कंपनी को वाइंड अप करा सकते हो। कंपनी वाइंड अप हो गई तो उसके एसेट्स बिक जाएंगे, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे,
हाँ, फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, इसलिए हमने कहा था वर्ड लिमिटेड लगा हुआ है, तुम्हारी जिम्मेदारी। सही है। लेकिन बैंक्रप्सी में यही होता है ना कि उसने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मेरे पास नहीं है पैसे, जो करना है कर लो, मेरे एसेट बेच दो। तो यही है, नहीं है तो नहीं है, कोर्ट ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया, कलमा शहादत। ठीक है भाई। लॉ एंड गवर्नेंस मेरा आखिरी फीचर है। नाम क्या है तुम्हारा? बिलाल। चले भाई। रेलेवेंट लॉ आखिरी फीचर है कि कंपनी जो होगी लॉ एंड गवर्नेंस जो होगी उसके तहत ही चलेगी। लॉ कौन सा होगा? सर उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2017 लगेगा। सही, फ्यूचर में कोई और आ जाए तो वो लगेगा। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्या होता है भाई? कंपनी का एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, सही है, जिसके अंदर कुछ लीगल स्टेटस होते हैं, कंपनी का लीगल नाम, एड्रेस, कैपिटल कितना है। ठीक है, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो आउटसाइड कंपनी इन्वेस्टर शेयर होल्डर्स के लिए जरूरी होती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि कंपनी कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉलो करती है, फीचर है ना। कहता है एक तो लॉ फॉलो करेगी, अपना मेमोरेंडम फॉलो करेगी, और एक इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, अच्छा ये क्या होता है? कहता है कंपनी मस्ट ऑल्सो हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कंपनी की एक कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान भी हम बोलते हैं ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन पे चलता है, तो कंपनी लॉ तो फॉलो करेगी, ये भी करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है दैट फोकस ऑन एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स इज कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। चैप्टर नंबर 2 के अंदर पूरा डिटेल्ड है इसके लिए। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चैप्टर 2 के अंदर दो हिस्से हैं, ये और ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर कहता है ये बाय लॉज है कंपनी के। सही है, एक तो होता है कानून, और ये होता है सब कानून, उसका अपना कानून। ये वाला इससे स्ट्रिक्ट हो सकता है लेकिन इससे हल्का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बताते हैं कि भाई मीटिंग हमारी कैसे होगी, हमारे तौर तरीके, वोटिंग का तौर तरीका क्या होगा, एक लॉ ने बताया हुआ है, और कुछ ये उसके अंदर आगे पीछे करके अपना बना सकते हैं। ये बाय लॉज हैं कंपनी के। तो पांचवा फीचर हमारा जो था बाय लॉज, लॉज एंड रेगुलेशन था। हमने कहा एक तो हमारे पास कंपनीज एक्ट लगेगा, मेमोरेंडम फॉलो होगा और आर्टिकल फॉलो होगा। सर फीचर्स के अंदर हमने 5 फीचर्स पढ़े। एक हमने पढ़ा कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होगी तो मैं कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, मेरे पास राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, ओनरशिप ऑफ एसेट है, सही है, इसी तरह ऑब्लिगेशन टू पे है, और मैं कोई कानून ब्रीच करूंगा तो मैं लायबल हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें। फिर दूसरा हमने पढ़ा ओनरशिप। ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है? शेयर से होती है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी 3 तरह से पढ़ी हमने, कहा कंपनी की लायबिलिटी, डायरेक्टर्स की लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी। फिर हाउ टू वांट शेयर, हाउ टू वांट क्रेडिटर्स, और एक पार्टली पेड शेयर का कॉन्सेप्ट। सही है, उसमें भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन जो मेरा रिसीवेबल होता है वो मैं मांग सकता हूँ। फिर हमने आखिरी फीचर पढ़ा लॉज एंड रेगुलेशन का। सर आज की क्लास को हमने कहा था टॉपिक नंबर 1 डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन 3 थी, कंपनी, कंपनी लॉ, बॉडी कॉर्पोरेट, हमने देख ली, समरी भी देख ली। फीचर्स देख लिए, फीचर की समरी। सर फीचर हमारे पास आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहता हूँ इसको मैं। इसके तहत मेरे पास कुछ सब फीचर्स ये हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, डेट्स एंड लायबिलिटी, ओनरशिप वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा फीचर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, फ्रीली ट्रांसफर शेयर्स विद ऑल द राइट्स। ठीक है, ये वाला टॉपिक चाहो तो तुम सिर्फ यहीं से कर लो, गो थ्रू, इनफ है। सही है, क्या यहाँ तक किसी को कोई सवाल? बिल्कुल, अच्छा सवाल है। चैप्टर 2 के अंदर इसका टॉपिक है ना मेमोरेंडम और आर्टिकल। तो लॉ ने कहा मैं तुम्हें, अगर तुम ये वाली कंपनी हो, टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे कल हम। सही है, फिर उसने कहा अगर तुम ये टाइप ऑफ कंपनी हो तो तुम्हारा मेमोरेंडम ऐसा होना चाहिए, लॉ ने बताया हुआ। सही, ये चीज आनी चाहिए। फिर बाद में चल के चेंजेस हुआ तो उसने बताया ऑल्ट्रेशन करनी है तो ऐसे करना। मैंने कहा ना प्रोसीजरल लॉ है, उसने प्रोसीजर बताए। क्या हालात और वाकयात बदल जाएं, मेरे मेमोरेंडम में अगर रजिस्टर्ड ऑफिस आता है या मेरा नाम आता है, मैं KESC था, ठीक है,
तो मेरे मेमोरेंडम में नेम क्लॉज के अंदर KESC आ रहा था, बाद में के इलेक्ट्रिक हो गया, नाम बदलना पड़ा। ठीक है, तो क्या मेमोरेंडम तो वही था, तो लॉ ने कहा ऑल्ट्रेशन कर सकते हो, कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो कर लो, वो कौन से हैं अभी हम देखेंगे। इसी तरह आर्टिकल्स के अंदर ऑल्ट्रेशन करनी है, कुछ चेंज आ गया है, तुम वो स्टेप्स फॉलो करना, तुम चेंज कर सकते हो। ठीक है भाई, अभी हमारे पास 5-6 मिनट है, एक चीज देख लेते हैं भाई। ये आप लोगों के पास है स्टडी टेक्स्ट पहले चैप्टर का। ठीक है भाई, इसके अंदर हमारे पास ये देखो, स्टडी टेक्स्ट के अंदर डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनी है। सही है, मैंने पहले टॉपिक को क्या बोला, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ द कंपनी। मेरे हिसाब से शुरू ऐसे होना चाहिए, पहले डेफिनेशन बताए बंदा, फिर फीचर्स बताए। तो मैंने क्या किया, ये 3 डेफिनेशन उठाई और उससे पहले रख दी फीचर से पहले। स्टडी टेक्स्ट पहले फीचर से शुरू करता है, फिर डेफिनेशन पे आता है, मैंने डेफिनेशन से शुरू किया फिर फीचर्स पे आया, है वही चीज। ठीक है, तो पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने ये डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, ये तुम्हें यहाँ मिल जाएगी इसके टॉपिक 2 के अंदर, कोई मसला है। सही है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन हमने देखी। ठीक है, अब बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन है लॉ में, सिर्फ वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही है। ये उसने इसके एनालिसिस बताए, इसको डिफाइन किया एग्जाम्पल के साथ कि ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान एंड इज operating branch office around the globe. Orange Limited is a company and also a body corporate. सही है, इन incorporated in पाकिस्तान है तो बॉडी कॉर्पोरेट है। इन ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन incorporated in USA मतलब outside Pakistan and is operating a branch office in Pakistan, it is a body corporate। ठीक है, XYZ Housing Cooperative Society is generally a body corporate, but for the purpose of Companies Act it shall not be considered as body corporate। सही है, कंपनीज एक्ट ने क्या बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होंगी। तो हो सकता है कि कोई सवाल या एमसीक्यू ऐसा आ जाए जिसके अंदर इस तरह का कोई सिमिलर हो और आपको पहचानना हो। ऐसा है, ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए, बाहर बनी है, एंड इज ऑपरेटिंग अ ब्रांच ऑफिस इन पाकिस्तान। It is a body corporate but not a company. The concerned Minister of Federal Government notified that Orange Incorporation shall not be considered a body corporate for the purpose of Companies Act। सही है, फेडरल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्या अब बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं है, अब सर वो एक्सक्लूजन में आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये हमने देख लिया, कंपनी लॉ की डेफिनेशन देख ली, कंपनी की डेफिनेशन देख ली हमने। सर फीचर्स पे आ जाते हैं। अब फीचर्स के अंदर हमने कहा पहला आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इधर मिस्टर जाहिद की एग्जांपल दी हुई है इसने, 10,000 shares of 10 each Mr. Zahid the individual and ABC SMC Private Limited for the purpose of the law would be two separate person। हमने तरीन शुगर लिमिटेड की जो एग्जांपल देखी सेम है। ठीक है, हमने कहा अगर वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है तो उसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड एप्लीकेशन है, डेट्स एंड लायबिलिटी है, ओनरशिप, ऑफसेट, राइट टू रिसीव, ये सारी चीजें होंगी, लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड लीगल ऑब्लिगेशन। फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनालिटी। अब ये ऐसी चीज है जो हमने वो कंटेंट पढ़ लिया, उसी के अंदर रिपीटिशन है, उसको दोबारा करने की नीड नहीं है। कि सेपरेट लीगल पर्सनालिटी है तो लिमिटेड लायबिलिटी होगी, सेपरेट ओनरशिप होगी। सही है, अगर आप बाकी फीचर्स करते हो तो ये उसके अंदर कवर्ड है, उसको काट दो फिर। ठीक है, फिर मैंने कहा ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होगी। हमने कहा ओनरशिप आएगी कैसे, शेयर क्या होता है, एक इक्विटी का हिस्सा है, लीगल पर्सन रख सकता है। जब शेयर ट्रांसफर होंगे तो किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और सारे राइट्स जो उसके होंगे रिलेटेड वो भी ट्रांसफर हो जाएंगे। वही बातें, ठीक है, वर्डिंग भी वही है, मैंने यहीं से नोट्स बनाया अभी। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी हमने कहा कंपनी की लिमिटेड नहीं होगी, उसके मेंबर्स की होगी, डायरेक्टर्स मेंबर्स वाली बात कर ली। पार्टली पेड शेयर्स, आकाश वाली मिसाल मैंने दे दी, जैसे यहाँ पे किसी और का नाम होगा। ठीक है,
हाउ क्रेडिटर्स आर बॉन्ड, ये भी हमने देख लिया। फिर रेलेवेंट लॉज एंड गवर्नेंस, हमने कहा कंपनीज एक्ट लगेगा, मेमोरेंडम लगेगा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आप इसको रीड करना, सेम वर्डिंग है, मैंने यहीं से नोट्स बनाए, किसी को कोई मसला हो मुझे व्हाट्सअप कर ले, वो सब पूछ ले, मैं क्लियर कर दूंगा। सही है भाई। तो आज की क्लास में जो हमने पढ़ा, हमने कोशिश की कि हम पढ़े उसको इस तरह कि हमें याद भी हो जाए। सही है, मुझे तो याद हो गया, अब आप लोगों का मुझे पता नहीं है कि याद हो जाना चाहिए, लेकिन अगर घर जाके थोड़ा सा टाइम दोगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ये चीज अगली क्लास से पहले तुम लोगों को याद होगी। अच्छा, क्लास अगली की बात करूं तो यार शुरू में हमारी क्लासेस कम हो रही हैं। अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कल भी मेरा ऑफिस है। सही है, अब मेरे पास सुबह में टाइम होता है इन दिनों में, तो 8-10 दिन की बात है। सही है, और यहाँ पे सुबह का स्लॉट अवेलेबल नहीं है, शाम का स्लॉट अवेलेबल है, शाम को मैं आ नहीं पा रहा हूँ, तो इसलिए हमारी क्लास कम हुई थी। इंशाल्लाह अगली क्लास हमारी ट्यूसडे या वेंसडे को होगी। शुरू में मैंने वैसे ही बोला था कि हमारी 2 से 3 क्लासेस होंगी, फिर 4 हो जाएंगी। सही है, 1 महीने बाद, और फिर वो 4 ही रहेंगी। ठीक है, सवा घंटे की, 1.5 घंटे की मैक्सिमम कोर्स। रेस्ट एश्योर्ड, हमारा सबसे पहले ग्रुप बी में कंपनी लॉ ही खत्म हो। ठीक है भाई, टाइमिंग शाम में होगी। ठीक है, साढ़े मतलब वो उसके FR 2 के बाद। सही है, सवा। हाँ, जिस दिन ऑडिट होगी उस दिन कंपनी लॉ नहीं होगी, जिस दिन कंपनी लॉ होगी तो ऑडिट नहीं होगी। हाँ, रोज अभी हो रही है ना, जब मैं शाम में आ जाऊंगा ना तो रोज नहीं होगी। मतलब जैसे 3 दिन कंपनी लॉ हो जाएगी, 3 दिन वो हो जाएगी, इस तरह हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और फिर दिसंबर में हमारी कंपनी लॉ की क्लास, नवंबर से, बल्कि नवंबर से MFA से पहले लगेगी, 12 बजे। ठीक है, MFA 2 बजे होती है ना। हाँ, तो वो उससे 1 बजे लगा करेगी नवंबर से। ये हाँ, फिर वही चलेगा हमारा, पूरा दोपहर वाला ही चलेगा। ठीक है भाई, चले भाई, तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। तब तक ये सारा रिवाइज कर लेना।